कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज्योत्सना पाटनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई ढेरों जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बरसात से हुई हानि को कम करने हेतु किसानों के लिए आवश्यक सलाह। मिर्च की उन्नतशील प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी। रविवार को आसमान से आई आफत की बारिश से फसल की बर्बादी देखकर किसान के चेहरे मुरझाए हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों ने जिस बात की आशंका जताई थी, हकीकत बनकर भयावह तस्वीर मौसम ने कर दी है। पहले ही तमाम समस्याओं से जूझ रहे किसानों को बेमौसम बरसात ने खूब रुलाया। इस वर्षा से आलू की बेल सड़ सकती है, अंगेती गेहूं की फसल तेज हवाओं से गिर गई है तथा तिलहनी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। चना, मटर व मसूर के साथ ही गेहूं की फसल में भी संकट खड़ा हो गया है। साथ ही आम के बाग में रोग और कीटों का प्रकोप होने की पूरी संभावना है। तो इस परिस्थिति में प्रदेश के किसान क्या करें, इन सब पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे। किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस प्रदेश में वर्तमान में रबी सीजन में गेहूं की जो फसल है वो लगभग 99 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। ये जो बारिश हुई है तो अगर मध्य उत्तर प्रदेश में देखें तो लगभग औसत 50 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस सीजन की सबसे भारी बारिश है। और जिस तरह से वर्षा का जो वितरण रहा है कि शाम को लगभग 8 बजे से शुरुआत होती है और अगले दिन 8 बजे तक ये वर्षा प्राप्त हुई है, यानी कभी धीमे और कभी अधिक गति से हुई है। ये टोटल बारिश जो है वो जमीन में जो है चूँकि अवशोषित हुई है और अवशोषित होने के कारण मिट्टी जो है पूरी तरह से वो पिघल चुकी है और तेज हवाओं के चलने से जो ये गेहूं की बुआई जो हुई थी समय पर, खास करके 15 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में, ये लगभग 40 लाख हेक्टेयर के आसपास थी। ये 40 लाख हेक्टेयर जो गेहूं की फसल थी, ये फसल मिल्किंग की स्टेज पर थी। ये पूरी तरह से लाजिंग यानी गिर गई है ज़मीन में और गिर जाने से इसमें काफ़ी कुछ नुकसान होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अन्न जो फ्लावरिंग स्टेज पर थी, जो 30 नवंबर से और लगभग 15 दिसंबर तक बोई गई है, वो फ्लावरिंग स्टेज पर थी, उसमें ज़्यादा नुकसान है।
कारण उसके गिर जाने से जो उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, चूंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिससे उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जो अगर खेत में पानी भरा हो तो उसका पानी निकाल दें, ताकि थोड़ा सा हवा लगने से और मिट्टी की नमी थोड़ा सा कम होने से थोड़ा सा भी अगर क्रॉप खड़ी हो जाती है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा और उससे कुछ ना कुछ उत्पादन किसान को मिल जाएगा। जो देर से बोई गई फसल है, यानी कि जो 30 दिसंबर के बाद से और 30 जनवरी तक बोई गई है, वो फसल अभी छोटी है, टिलरिंग या पेनिकल इनिशिएशन में है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद अन्य फसलों में अगर हम दलहनी फसलों में जाएं तो दलहनी फसलों में चना है, मटर है और अरहर है। अरहर ज़्यादातर इस क्षेत्र में किसान जो चैती अरहर है, यानी उसकी बुआई जो है वो जून जुलाई में करता है और वो अभी खड़ी हुई है। तो इस समय वो फूल से फली बनने की कंडीशन में थी। तो जो फूल है वो करीब करीब इस वर्षा से जो है वो पूरी तरह से गिर गया है और पुनः उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो फलियां अप्रैल के महीने में जो फलियां उन्हें पक जाएं तो किसान भाई आगे उसमें जो फली बन रही हैं उसका इंतज़ार ना करें, बेहतर होगा कि उसको काट लें। अन्यथा की स्थिति में बदली होगी या उसमें कीड़े लगेंगे तो जो फलियां उनकी पक रही होंगी उसमें भी कीड़े बढ़ेंगे। अतः कीड़े और रोग और कीटनाशी की व्यवस्था करें तो उसमें उत्पादन थोड़ा सा जो कुछ भी है मिल जाएगा। इस तरह से चना है और मटर। चने की फसल जो देर से बोई गई है उसमें तो कम नुकसान है, या जो बिल्कुल टाइम पे बोई गई है और उसमें फलियां काफ़ी कुछ बन गई हैं उसमें भी कम नुकसान है। लेकिन अगर पानी का भराव हो गया हो खेत में तो उसे निकाल दें। चने में अब रोग तो नहीं, लेकिन कीट खास करके फली छेदक लगने की संभावना रहेगी। तो अगर फली छेदक कीट लगता दिखाई देता है तो कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके, खास करके जैसे आपका क्लोरपायरीफास है, मोनोक्रोटोफास है, इनमें से कोई भी 0.15% जो है उसका छिड़काव। मटर है, मटर भी जो टाइम पे बोया गया था लगभग वो मैच्योर स्थिति में है, उसमें उतना नुकसान नहीं है। लेकिन जो देर से मटर है खास करके फलियों के लिए, उस मटर में नुकसान तुलासिता रोग लग सकता है, जिसमें रोगनाशी जो है जैसे आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या मैंकोजेब है, इनमें से कोई भी दवा जो है 0.15% जो है उसका छिड़काव कर दें तो उससे वो दूर हो जाएगा। अन्य फसलों में जैसे तिलहन फसल है, तिलहन फसल में सरसों लगभग पकने की स्थिति पर उतना नुकसान नहीं है। लेकिन आगे अगर बदली, चूँकि 8 तारीख में पुनः बदली और बूंदाबांदी की स्थिति है 8 मार्च में, ऐसी स्थिति में उसमें थोड़ा सा रोग और कीट लग सकता है, तो उसको किसान भाई थोड़ा सा वाचफुल रहें। आलू है, आलू के फसल में खास करके ये पकने की स्थिति में है। कुछ फसल आलू की है जो देर से बोई गई थी और अभी खेत में पड़ी है, उसमें थोड़ा नुकसान जो है हो सकता है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी नम हो गई है, उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन अविलंब जैसे ही थोड़ा सा नमी कमी हो, किसान भाई तुरंत उसे खुदाई कर ले और छाए में डाल के उसको सुखाए, तो उससे काफ़ी कुछ बचत हो सकती है। प्रदेश में इस वक्त काफ़ी कुछ किसानों ने रबी मक्का की खेती की है और रबी मक्का इस वक्त जो है वो मंजरी की स्थिति पर है और कुछ सिल्किंग स्टेज पर आ गया है। आगे बदली रहने पर कुछ रोग और कीट दिखाई दे सकता है। किसान भाई अपने खेत की निगरानी करते रहें और अगर कोई रोग या कीट दिखाई देता है तो उसका उपाय जो है तुरंत करें। जहाँ तक बागवानी की बात है तो उसमें खास करके केला है या पपीता है, अगर उसमें स्टेकिंग नहीं की है तो उसमें स्टेकिंग, ताकि फल केले का और पपीते में का गिरावट कम से कम हो। और आम है, आम में बौर आ चुकी है और उसमें जिस तरह से रेनफॉल हुई है उसमें भुनगा कीट जो है वो इस सीजन में लगता है, उससे भुनगे कीट में कमी आएगी। लेकिन फिर भी अगर आगे बदली की स्थिति में पुनः भुनगा कीट लगता है तो उसमें जो है ट्राइडोमार्फ है 0.6% का छिड़काव कर दें तो उससे उसका काफ़ी कुछ राहत उससे मिलेगी। नींबू में इस समय जो है पानी बरसने से उसका काफ़ी कुछ फूल गिर चुका है। ऐसी स्थिति में उसमें फ्लावर का कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर जो है अगर उसका आसमान साफ रहने पर छिड़काव कर दें तो ऐसी स्थिति में उसमें पुनः
फल लगने की स्थिति आ जाएगी। जो कृषि के साथ किसान कुछ मत्स्य पालन करते हैं, ये पानी चूँकि काफ़ी कुछ हुआ है और जो किसान भाई अपने खेत का पानी ड्रेन करेंगे, आसपास के तालाब में जाएगा, जो मत्स्य पालक है वो इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त कॉमन कार्प मछली जो है वो फर्टिलाइजेशन करती है, तो उसमें गंदा पानी ना रहे। गंदा पानी निकाल करके उसमें लगभग 6 फीट पानी जो है साफ पानी नलकूप से भरें, ताकि वो अच्छे से फर्टिलाइजेशन उसमें हो सके और जो अपने अंडा वगैरह जो है और बच्चों का सेवन जो है अच्छी तरह से हो सके, उसको व्यवस्थित करें। कि किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे प्राकृतिक आपदा से परेशान ना हो, धैर्य से काम लें। जो कुछ भी फसल हमारे सामने है उसको आगे बचाने का प्रयास करें, जिससे हमें कुछ चीज़ें, अगर पूरी चीज़ ना सही तो कुछ तो हमें मिलेगा, ये ज़रूर अपने आप में रखें। और इस तरह से मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और मैं जो कुछ भी होगा लगातार उनके सेवा में टाइम टू टाइम मैं उनको गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। इसलिए और मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार भी ध्यान देगी और कुछ राहत की बात भी करेगी। प्रदेश के जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है और उनके खेत खाली हो गए हैं तथा उन्होंने हरी मिर्च की खेती के लिए नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है। अतः मिर्च की तैयार पौध का खेत में रोपण करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। ग्रीष्मकालीन मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि की चयन एवं तैयारी की। तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट या दोमट भूमि अच्छी पाई गई है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। जुताई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा करने के बाद ही जुताई शुरू करना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा लगावें तथा सिंचाई के लिए सुविधा अनुसार उपयुक्त क्यारियां बना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम तथा पोटास 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी व फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत में प्रयोग करना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का उपयोग रोपाई के 25 व 45 दिनों के बाद खड़ी फसल में उपरिवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब यदि मिर्ची की उन्नत किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार हैं। अब आइए बात करते हैं रोपाई विधि के बारे में। यदि किसान भाइयों आपने पौधशाला तैयार करके रखी हो, बीज बोने के 5 से 6 सप्ताह बाद जब पौध 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बढ़ जावे वह उनमें 6 से 5 पत्तियां आ जाती हैं तो वह पौध रोपाई के लायक हो जाती है। पौधे निकालने से पहले हल्की सिंचाई करना चाहिए, तत्पश्चात पौधशाला से पौधे निकालना चाहिए। इसके अलावा कार्बन डाइजिम नामक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार कर लेना आवश्यक होता है। पौध हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए। पौध कीट व रोगों से मुक्त होना चाहिए। रोपण का सर्वोत्तम समय सायंकाल का है, जब धूप कम हो जाती है। जिस दिन वर्षा की आशंका हो, आकाश में बादल मंडरा रहे हों या हल्की वर्षा हो रही हो तो रोपाई करना उत्तम रहता है, क्योंकि ऐसे मौसम में शुष्क मौसम की अपेक्षा पौध अधिक जमती हैं।
तथा उनमें पानी का ह्रास नहीं होता है। पौध की रुपाई कतारों में करनी चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। खेत में जहां वर्षा का पानी ठहरने का भय हो तो रोपाई हमेशा मेड़ों के ऊपर करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। खेत में पानी भरना मिर्ची की फसल के लिए हानिकारक होता है, अतः सिंचाई के समय ध्यान रखें खेत के किसी भी भाग में पानी नहीं भरा रहना चाहिए। रोपाई के बाद तीसरे दिन एक हल्की सिंचाई देने से पौध अच्छी जमती है। तत्पश्चात करीब 10 दिन बाद दूसरी सिंचाई की जाती है। इसके बाद भूमि की किस्म व वर्षा को ध्यान में रखते हुए 15 से 30 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। मिर्ची के खेत में अनेकों प्रकार के खरपतवार उगते हैं, अतः समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। भूमि में हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए सिंचाई के बाद हल्की गुड़ाई करके पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु स्टाम्प 3.3 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व खेत में प्रयोग करने पर सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, यदि इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए आप ग्रीष्मकालीन मिर्ची की रोपाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अदामा का कस्टोडिया फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि एवं डेयरी व्यवसाय एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं और जो किसान दुधारू पशुओं का पालन दुग्ध व्यवसाय के लिए करना चाहते हैं या जो किसान इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और वे दुधारू पशुओं से अच्छे दुग्ध उत्पादन हेतु कौन कौन से बिंदुओं पर अमल लाए, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। दुधारू पशुओं का पालन एवं फसलोत्पादन किसानों की दो आंखें हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे कोई घर गृहिणी के बिना सूना है, वैसे ही किसान की खेतीबाड़ी दुधारू पशुओं के बिना अधूरी है। ठीक इसी प्रकार जिस घर में प्रचुर मात्रा में दुग्ध उपलब्ध नहीं है, वह घर भी अधूरा है। पहले अपने देश में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां पर दूध की उपलब्धता न हो, क्योंकि उस समय किसान के लिए पशुपालन संपूर्ण रूप से कृषि का हिस्सा था। यह व्यवसाय न केवल विश्वसनीय आय अर्जित करने का स्रोत था, बल्कि पशुपालन कृषि के बहुत से क्षेत्र में सेवाएं लेने हेतु किया जाता था। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो कृषि और पशुपालन का दो तरफा सहयोग संबंध था, जो कि हमेशा किसानों की दोहरी सहारा प्रणाली बनते आए हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में अचानक ही अधिकतर किसानों का झुकाव केवल फसल की खेती तक ही सीमित रह गया है। यह किसानों के लिए ठीक नहीं है।
अभी हाल के ही समय में देखने को मिला कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण पहले की अपेक्षा लोगों के जीवन स्तर में काफी प्रगति हुई। फलस्वरूप पौष्टिकता हेतु अपने भोजन में वे ज्यादा से ज्यादा दूध सम्मिलित करने लगे हैं, जिससे दूध की मांग काफी बढ़ गई है। इस समय अपने देश में लगभग 121.8 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। परंतु जिस तरह से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए सन 2020 तक दूध की मांग दुगुनी हो जाएगी। अतः डेयरी व्यवसाय देश के करोड़ों लघु, सीमांत, बड़े, भूमिहीन किसानों एवं युवाओं के लिए स्वरोजगार का जरिया बनेगा। जहां सन 1950-51 में 17 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा था, वहीं आज 121.8 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। परंतु इसके बावजूद बहुत से विकसित देशों के कुछ क्षेत्रों में, जैसे प्रतिदिन प्रति गाय औसत दूध उत्पादन, प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन के मामले में हमारे देश के कदम काफी पीछे हैं। इस सच्चाई को मानते हुए हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में और भी कदम उठाने होंगे, जो कि हम लोगों के लिए एक चुनौती है। यदि कारणों पर गौर करें तो देश में बड़े अनुपात में अनुपजाऊ, कम दूध देने वाले पशुओं की संख्या की उपस्थिति, जो कि न केवल कम मात्रा में दूध उत्पादन देती है, बल्कि दूसरी तरफ अधिक मात्रा में हरे चारे एवं सूखे चारे को उनके द्वारा खाने के परिणाम स्वरूप अधिक दूध उत्पादन देने वाली दुधारू नस्लों के लिए चारे की कमी हो जाती है। कम दिन तक दूध उत्पादन, परिणाम स्वरूप दो ब्यात के बीच में लंबा अंतर। इसके दूसरी तरफ दुधारू पशुपालन करना एक अनगिनत और अति लाभकारी कला भी है, अगर आप इसे तकनीकी दक्षता के साथ अपनाएं। तो क्या आप उनमें से एक हैं जो बहुत अधिक आकर्षित हैं डेयरी व्यवसाय की विश्वसनीयता तथा लगातार प्राप्त होने वाली आय के स्थिर साधन की वजह से, जिसके बाजार हेतु कोई समस्या नहीं है? यदि है भी तो बहुत थोड़ी। किसान भाइयों, सही नस्ल के पशु का चुनाव करके ही आप किसी भी सफल डेयरी फार्म का आधार रख सकते हैं। इसके लिए पहले आपको यह सोचना होगा कि क्या आप केवल गाय या फिर केवल भैंस या फिर दोनों का मिश्रित रूप से पालन करना चाहते हैं। नस्लों का चुनाव देशी या संकर या मिश्रित रूप से। शुरू से ही अपने देश में बहुतायत संख्या में देशी नस्ल हैं, जिनकी बहुत कम दुग्ध उत्पादन क्षमता है, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, और इन पशुओं में बहुत ही कम या नगण्य संभावना है कि उनका विकास कर दुग्ध उत्पादन क्षमता एवं कुल लाभ को बढ़ाया जा सके। जबकि इसके विपरीत अधिक दूध उत्पादन के लिए 100% आनुवंशिक शुद्धता वाली जर्सी, हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के रूप में प्रचलित हैं, परंतु यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा सही नहीं है। इसलिए केवल एकमात्र रास्ता है कि देशी एवं विदेशी नस्लों के संकरण से जो संकर गाय हैं, उनका पालन कर दोनों लाभ लिए जाएं, जिसमें विदेशी नस्लों का आनुवंशिक गुण 50 से 62.5% होना चाहिए। बहुत सी विदेशी नस्ल होने के बावजूद मात्र 2 नस्लें जर्सी एवं हॉल्स्टीन फ्रीजियन को ही अपने देश में गौ प्रजनन कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि दूसरे नस्लों की अपेक्षा यह नस्लें यहाँ की जलवायु एवं परिस्थितिकी में अपना स्थायी विकास ठीक प्रकार से कर लेती हैं। साथ साथ इनका आसानी से पालन एवं प्रबंधन किया जा सकता है। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखने को मिलेगा कि प्रति ब्यात जर्सी गाय की अपेक्षा एचएफ की दुग्ध उत्पादन क्षमता ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ की परिस्थितिकी में एचएफ गाय की अपेक्षा जर्सी गाय आसानी से अपना विकास कर लेती है। जर्सी नस्ल की गाय एक अच्छा विकल्प है। वे सभी किसान जो छोटे, मझोले तथा आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं हैं, वे जर्सी गाय को कृषि सह व्यवसाय के रूप में डेयरी व्यवसाय में सरलता पूर्वक शामिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो किसान आर्थिक रूप से मजबूत हैं तथा व्यावसायिक रूप से दुधारू पशुपालन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पष्ट रूप में अधिक दूध देने वाली एचएफ गाय सबसे अच्छा विकल्प है। जहां तक भैंस पालन का संबंध है, सबसे महत्वपूर्ण नस्ल उच्च कोटि मुर्रा
उसके बाद भदावरी नस्ल अच्छी दूध देने वाली नस्ल के तौर पर अपने प्रदेश में काफी प्रचलित है। अगर दुधारू पशुओं का पालन आर्थिक रूप से ओजस्वी और लाभकारी बनाए रखना है तो संस्तुत अधिक दुग्ध उत्पादन नस्लों को उनके आनुवंशिक गुणों तथा वंशावली के प्रदर्शन के आधार पर चयन करना चाहिए। सभी वह डेयरी फार्म जहां पर इस समय केवल देशी नस्ल की गाय है, वहां पर उच्च कोटि के दुधारू पशु के सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अच्छे नस्ल के दुधारू पशु प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे कि उच्च नस्ल के दुधारू पशु की खरीदारी पर लगने वाले भारी भरकम खर्च की बचत होती है। वास्तव में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार सभी लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए सबसे सस्ता व सरल उपाय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है उत्तरौला बलरामपुर के शेखर राजभर ने। आपने भिंडी की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उत्तर प्रदेश के लिए भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है। जहां तक उन्नत किस्मों की बात है किसान भाइयों, पूषा शावनी, परभनी क्रांति, हिसार उन्नत और आज़ाद क्रांति, ये 4 प्रजातियां हैं। बहुत अच्छी उन्नत प्रजातियां हैं, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। सभी प्रजातियां 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुझावों के लिए आप हमें हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। आप साथ ही हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक।